विवक्षितान्यपरवाच्यस्य द्वौ भेदौ असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यः संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यः। असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यः इत्युक्ते रसादि विषये वयं विस्तरेण पठितवन्तः। कति रसाः भवन्ति, केचन 8 स्वीकुर्वन्ति, केचन 9 रसान् स्वीकुर्वन्ति, केचन 10 रसान् स्वीकुर्वन्ति। रसस्य लक्षणं किं, रसस्य कति भेदाः सन्ति, विभावानुभावव्यभिचारिणः के सन्ति, स्थायी भावाः कति सन्ति, व्यभिचारी भावाः कति सन्ति, एतत् सर्वं रसविषयिणी चर्चा अस्माभिः कृता। अद्य आरभ्य वयं संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यं पठामः। असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यम् आह अर्थात संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य को कहते हैं। श्लोकः अस्ति, उच्चारणं कुर्मः। यत्र व्यङ्ग्य प्रतीतेस्तु क्रमः सम्यक् विभाव्यते, स संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यस्तद्भेदा बहवः स्मृताः। संलक्ष्यते क्रमः नाम वाच्य व्यङ्ग्ययोः क्रमः अथवा विभावानुभाव व्यभिचारिणां क्रमः यत्र संलक्ष्यते स उच्यते संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यः। अर्थात जहाँ पर क्रम जो है वो संलक्षित होता है, प्रतीत होता है, उसे हम कहते हैं संलक्षक क्रमव्यङ्ग्य। उसके पहले क्या था, असंलक्षक क्रमव्यङ्ग्य। रसानुभूति में हमें कुछ प्रतीति नहीं हो रहा था कि कब वाच्यार्थ कहा जा रहा है, कब व्यंग्यार्थ, कब विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव है, उसका क्रम पता नहीं था। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हमें क्रम प्रतीत होगा। कैसे क्रम प्रतीत होगा, एक उदाहरण दिया जाता है इसके लिए। घंटायां ताड़ितायां रणन अनुरणनयोः क्रमवत् इति भाव। जैसे जब हम घंटानाद करते हैं तो जब घंटी की आवाज़ करते हैं तब तो होता है रणन आवाज़, और उसके बाद होता है अनुरणन, है ना, टन, ये तो रण हो गया। फिर उसके बाद ये जो होता है वो अनुरणन कहलाता है। तो अनुरणन रूप जो व्यंग्य होता है उस व्यंग्य को ही क्या कहते हैं, संलक्षक क्रम व्यंग्य। यत्र माने जिस ध्वनि में व्यंग्य प्रतीतेः क्रमः सम्यक विभाव्यते, व्यंग्य प्रतीति का व्यंग्यार्थावगमस्य क्रमः नाम पौर्वापर्यम, पहले ये फिर ये फिर ये, ऐसा पौर्वापर्य क्रम जहाँ पर सम्यक विभाव्यते, अच्छी तरह से ज्ञात होता है, उसे हम क्या कहते हैं, संलक्षक क्रम व्यंग्य। वो संलक्षक क्रम व्यंग्य है। ससंलक्षक क्रम व्यंग्य कतिविध, कितने प्रकार का होता है, तो यहाँ पर संक्षिप्त में बोल रहे हैं, तद्भेदा बहवः स्मृताः, उसके बहुत सारे भेद होते हैं। कितने होते हैं छोड़ दिया, साहित्य में पढ़ेंगे तो बहुत सारे भेदोपभेद की गणना की जा रही। यहाँ साहित्य तो पढ़ नहीं रहे अपन पूरा, संक्षिप्त में पढ़ रहे हैं साहित्य, तो शॉर्ट में यही कह दिया कि बहुत सारे भेद होते हैं, बस इतना समझ लीजिए। मूलतः अगर देखा जाए तो आपको मोटे मोटे रूप में शब्द शक्त्युद्भव, अर्थ शक्त्युद्भव, उभय शक्त्युद्भव, 3 प्रकार के भेद होते हैं। अर्थात ऐसी कोई स्थिति कहा जाता है जहाँ पर शब्द अपने पर्याय को सहन नहीं करते, ऐसी शब्द शक्ति से उत्पन्न जो व्यंग्य होता है वो शब्द शक्त्युद्भव व्यंग्य होता है। जहाँ शब्द अपने पर्याय को सहन कर लेता है ऐसा अर्थ शक्त्युद्भव होता है। और कुछ ऐसे होते हैं जहाँ शब्द का परिवर्तन कुछ अंशों में तो हो सकता है, कुछ अंशों में शब्द का परिवर्तन नहीं हो सकता, तो वो कहलाता है उभय शक्त्युद्भव। ऐसे संलक्षक क्रम व्यंग्य के मूलतः 3 भेद होते हैं, है ना। विस्तार से देखें तो बहुत सारे होते हैं, मूल में 3 भेद होते हैं। वही यहाँ पर कहा, बहवः भेदाः, यथा, होते तो बहुत सारे भेद हैं, लेकिन यहाँ पर 3 भेद संक्षिप्त में बताएं, जिसमें से एक उदाहरण यहाँ आपको दिया जा रहा है। यथा पूर्वोदाहृते, पहले जो बताए गए उदाहरण बताए हैं उनमें कुबेर गुप्ताम
इत्यादि श्लोके, एक श्लोक पढ़ा था हमने कुबेर गुप्ताम वाला, है ना। उस श्लोक में वो श्लोक जो है वो इसका संलक्षक क्रम व्यंग्य ध्वनि का अच्छा उदाहरण माना जाता है। अस्तु एकवारं पुनः पठामः तं श्लोकम, है ना, पुनः तस्य अर्थमपि जानीमः। कुबेर गुप्तां दिशमोष्म रश्मौ गन्तुं प्रवृत्ते समयं विलङ्घ्य दिग्दक्षिण गन्धवहं मुखेन व्यलीकनिश्वासमिवोत्ससर्ज कुबेर गुप्ताम दिशम, कुबेर के द्वारा जिसकी रक्षा, गुप्त शब्द का मतलब गुपुरक्षणे इत्यस्मात् धातु, गुप्त धातु से क्त प्रत्यय से गुप्त माने रक्षित। कुबेरेण रक्षितम दिशम, कुबेर के द्वारा रक्षित दिशा कौन सी है? हर दिशा के एक एक स्वामी होते हैं ना। पूर्व दिशा के स्वामी इंद्र, दक्षिण दिशा के स्वामी यम, पश्चिम दिशा के स्वामी वरुण, उत्तर दिशा के स्वामी कुबेर। कुबेर गुप्त दिशा, तो आपको तुरंत ध्यान आना चाहिए कुबेर के द्वारा रक्षित दिशा कौन सी है? उत्तर दिशा। तो कुबेर गुप्ताम दिशम, कुबेर के द्वारा रक्षित दिशा में उष्ण रश्मौ, उष्ण रश्मि, उष्ण रश्मि कौन होता है? सूर्य। दो तरह के, एक तो शीत रश्मि और एक उष्ण रश्मि। शीत रश्मि मतलब चंद्रमा, उष्ण रश्मि का मतलब सूर्य। उष्ण रश्मौ समयं विलंघ्य, उष्ण रश्मि जब अपना समय पूरा बिता करके कुबेर गुप्ताम दिशम गंतुम प्रवृत्ते सति, उत्तर दिशा की तरफ जाने के लिए प्रवृत्त हुआ, तो उसके प्रवृत्त होने पर, आपको पता है मैंने इसका श्लोक करते समय विस्तार से आपको समझाया, है ना। जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ आता है ना, उत्तरायण मान लीजिए उत्तर इधर है और दक्षिण इधर है, तो जब इस तरफ प्रवृत्त होता है तो ये कहलाता है दक्षिणायन। सूर्य दक्षिणायन है, 6 महीने दक्षिणायन पे होता है, और जब वापस मुड़ करके मकर संक्रांति से चालू होता है आपका उत्तरायण, यहाँ जैसे ही मुख अपना उत्तर की तरफ करता है तो ये कहलाता है उत्तरायण। ठीक है, तो सूर्य जब अपना समय पूरा करके कुबेर गुप्ताम दिशम गंतुम प्रवृत्ते सति, उत्तर दिशा की तरफ जाने के लिए जैसे ही प्रवृत्त हुआ, तो दक्षिणादिक, दक्षिण रूपी दिशा, सूर्य को बनाया नायक। समझना, ये सूर्य को क्या बनाया है? नायक। नायिका कौन है? दक्षिणादिक, दक्षिण दिशा, वो यहाँ पर नायिका है ना। और नायिका की सौतेली कौन है? दूसरी उत्तर दिक, उत्तर दिशा, है ना। हमको छोड़ करके ये किसकी तरफ जा रहा है? उत्तर दिशा की तरफ जा रहा है। तो इस तरह से दक्षिणा, जैसे ही आप देखोगे कोई भी स्त्री उसका प्रियतम अथवा नायक उसको कम चाह करके किसी अन्य स्त्री की तरफ ज़्यादा अपनी आसक्ति दिखाता है, तो उसका पारा चढ़ जाता है ना, उसको बड़ा गुस्सा आता है। ये स्वाभाविक है, ह्यूमन नेचर है ना। हम जिसको चाहते हैं वो हमको ही चाहे, हमारे अलावा दुनिया में किसी को ना चाहे, ऐसा उसकी फितरत होती। तो जैसे ही दक्षिणा दिक जो है वो इस तरफ जाने लगी तो बेचारी दुखी हो गई, और दुखी हो करके क्या करती है देखो, है ना। उष्ण रश्मौ समयम विलंघ्य, सूर्य जो है वो अपने समय को पूरा करके कुबेर गुप्ताम दिशम गंतुम प्रवृत्ते सति, उत्तर दिशा की तरफ जाने के लिए प्रवृत्त होने पर दक्षिणादिक, दक्षिण दिशा, मुखेन, अपने मुख से, मुखर से, गंधवहम, है ना, गंधवह अर्थात हवा को, है ना, अपनी निश्वास को, जैसे नायिका जब दुखी होती है तो निश्वासित होती है ना, गर्म आहें भरती है, उसी तरह गंधवहम
व्यलीक निश्वासम इव, है ना, निश्वास के बहाने गंधवहम उत्ससर्ज, अर्थात अपने मुख से गर्म निश्वास, है ना, निकालने लगी, छोड़ने लगी, अर्थात उसकी आहें भरने लगी, उसके विरह में शोकाकुल होने लगी, दुखी होने लगी। और साहित्य जगत में कहा जाता है कि जब व्यक्ति दुखी होता है तो निश्वास उष्ण हो जाती हैं, गर्म हो जाती हैं। तो इस तरह की बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं। तो यहाँ पश्यतु एक सामान्य कहा जा रहा है और यहाँ व्यंग्य भी हमें स्पष्ट समझ में आ रहा है। अब वापस अपने पृष्ठ पर आकर के देखें। यथा पूर्वोदारिते कुबेर गुप्तम इत्यादि श्लोके, इस श्लोक में दक्षिणा शब्देन, जो दक्षिणा शब्द उस श्लोक में है, उस शब्द से दाक्षिण्यशील नायिका रूपम वस्तु व्यज्यते। यहाँ दक्षिणा शब्द से दाक्षिण्यशील, है ना, उदारता या दया आदि शील है जिसका, ऐसी नायिका रूप वस्तु जो है वो व्यंजित होती है, वो व्यंग्य के रूप में पता चलता है। मतलब श्लोक में आया हुआ दक्षिणा शब्द न केवल दक्षिण दिशा का बोधक है, व्यंग्य से वो दक्षिणा नायक का भी सूचक है। तो इस तरह अयंच शब्द शक्त्युद्भवो वस्तु ध्वनि ही, मैंने आपको बताया था 3 प्रकार के संलक्षक क्रम व्यंग्य होते हैं। शब्द शक्त्युद्भव, अर्थ शक्त्युद्भव, उभय शक्त्युद्भव। उसमें से शब्द शक्त्युद्भव है। शब्द शक्त्युद्भव भी 2 प्रकार का होता है, वस्तु रूप और अलंकार रूप। इसमें कोई विशेष अलंकार नहीं है, वस्तु व्यज्जित हो रही है, नायिका वस्तु है, उस वस्तु का व्यंजना होने से ये वस्तु शब्द शक्त्युद्भव वस्तु ध्वनि ही, यहाँ वस्तु ध्वनि का यह उदाहरण हुआ। इस प्रकार से संलक्षक क्रम व्यंग्य यहाँ पर समाप्त हो जाता है। हमने आपको 3 भेद बताए थे काव्य के, ध्वनि काव्य, गुणीभूत व्यंग्य काव्य और चित्र काव्य। तो ध्वनि काव्य यहाँ समाप्त हो जाता है। कैसे? अविवक्षित वाच्य के 2 भेद, अर्थांतर संक्रमित और अत्यंत तिरस्कृत। विवक्षितान्य पर वाच्य के 2 भेद, असंलक्षक क्रम व्यंग्य, संलक्षक क्रम व्यंग्य। असंलक्षक क्रम व्यंग्य का रस आदि का वर्णन करके वो पूरा कर दिया, संलक्षक क्रम व्यंग्य का एक छोटा सा उदाहरण दे करके इसको भी पूरा कर दिया। ये हो गया हमारा ध्वनि काव्य पूरा, उत्तम काव्य जिसको बोलते हैं। अब आता है मध्यम काव्य जिसको बोलते हैं गुणीभूत व्यंग्य। सबसे पहले उसका लक्षण, उसके बाद उसका उदाहरण। देखिए लक्षण पर है, बोलिए, अनुत्तमे गुणीभूत व्यंग्यम व्यंग्ये तु वाच्यतः। अनुत्तमे गुणीभूत व्यंग्यम व्यंग्ये तु वाच्यतः। वाच्यतः अनुत्तमे व्यंग्ये, बस इतना सा लक्षण है इसका। वाच्यतः अनुत्तमे व्यंग्ये, वाच्य से व्यंग्य जब उत्तम नहीं हो, अच्छा नहीं हो, तो वहाँ पर क्या होता है? गुणीभूत व्यंग्यम, वहाँ गुणीभूत व्यंग्य हो जाता है। पता है जब इसके 3 भेद बताए थे तब मैंने आपको हल्का सा इसका सबके लक्षण भी दिए थे, ऐसे इशारा करते हुए। वाच्य व्यंग्य, वाच्य से व्यंग्य उत्तमे, उत्तम काव्य। वाच्य से व्यंग्य के अनुत्तम होने पर मध्यम काव्य, और व्यंग्य बिल्कुल अनुत्तम है, वाच्य ज़्यादा उत्तम है, तो ये अधम काव्य। ये बैलेंस समझना बस, उत्तम, मध्यम, अधम। ये व्यंग्य है, ये वाच्य है। वाच्य से व्यंग्य बहुत उत्तम हो, अतिशायी हो, चमत्कारी हो तो उत्तम काव्य। वाच्य से व्यंग्य अनुत्तमे, लिखा है ना, वाच्यतः व्यंग्ये अनुत्तमे। वाच्य से व्यंग्य जब अनुत्तम हो, अच्छा ना हो, बराबर का हो, तो क्या होता है? गुणीभूत व्यंग्यम। यहाँ व्यंग्य तो है लेकिन कैसा है? गुणीभूत है, मतलब गौण हुआ है। एक होता है प्रधान और एक होता है गौण। समझ में आ गया? एक राजा है, अब वो राजा सिंहासन पर बैठा है और सेवक सामने खड़ा है,
तो बताओ राजा प्रधान है या सेवक प्रधान है? बोलो एक साथ, राजा प्रधान है। लेकिन एक दूसरी तस्वीर आपको दिखाता हूँ। दूसरी तस्वीर, वो जो सामने खड़ा हुआ सेवक था, उस सेवक की शादी है ना। अब सब समाज वाले घोड़ी पर किसको बिठाएंगे, राजा को या उस सेवक को? तो उस बारात में प्रधानता किसकी है, सेवक की या राजा की? ऑब्वियसली सेवक की हो। ऐसा नहीं करेगा वो सेवक, अरे राजा जी आप तो बड़े हो, ऐसा करो मेरी जगह आप भी आ जाओ। ऐसा होगा क्या? नहीं, वो वाच्य है ना, वाच्य से अनुत्तम। अब राजा तू कहीं का भी हो, राजा क्या फर्क पड़ता है, घोड़ी पर तो मैं ही बैठूंगा, कन्या का हाथ हाथ में लेने का अधिकार मेरा है, तुम बारातियों केवल नाच सकते हो और तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। यहाँ पर प्रधानता किसकी हो जाती है? सेवक। बस उसी प्रकार जहाँ वाच्य की प्रधानता हो, व्यंग्य अच्छा है, श्रेष्ठ है, लेकिन यहाँ पर अनुत्तम हो, ऐसा जो काव्य होता है उस काव्य को क्या बोलते हैं? गुणीभूत। मतलब व्यंग्य तो है लेकिन कैसा है? गुणीभूत। बारात में राजा तो है लेकिन कैसा है? वो गुणीभूत है, कम शक्तिशाली है, उसकी कोई नहीं चल रही है। सास सबसे पहले माला पहनाएगी, तिलक करेगी तो किसका करेगी? सेवक का। राजा होगा तो अपने घर का, आज तो मेरे कंवर साहब ही मेरे राजा, ये स्थिति होती। बात समझ में आ गई? तो व्यंग्य गुणीभूत हो उसे हम कहते हैं मध्यम का। बहुत सरल छोटी छोटी परिभाषाएं, थोड़ा थोड़ा ध्यान दोगे आप आराम से इस विषय को बहुत अच्छे से समझ पाओ। देखो इसकी वृत्ति देखो, व्यंग्ये अर्थात व्यंग्यार्थे, वाच्यतः वाच्यार्थात वाच्यार्थ से, अनुत्तमे अनधिक चमत्कारिणी सती, मतलब अधिक चमत्कार न होने पर, वाच्य से व्यंग्य में अधिक चमत्कार, ये ऐसी स्थिति होगी तो अधिक चमत्कार कहाँ होगा? ये वाच्य, ये व्यंग्य। अनधिक है ना, क्या लिखा? अनधिक चमत्कारिणी, अधिक ये तो हो गया अधिक चमत्कार, ये अनधिक है ना, अनधिक चमत्कारिणी सती गुणीभूत व्यंग्यम, वहाँ पर गुणीभूत व्यंग्य होता है। तच्च, उसे ही हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं गुणीभूत व्यंग्य का? मध्यम काव्यम। क्या नाम है उसका? मध्यम काव्यम कथ्यते। यथा, जैसा इसका एक उदाहरण है, देखिए, अत्रासीत् फणिपाश बंधन विधि शक्त्या भवे भवते वरे, गाढ़ं वक्षसि ताडिते हनुमता द्रोणाद्रिरत्रारितः, दिव्यैरिन्द्रजिदत्र लक्ष्मणशरैर्लोकान्तरं प्रापितः, केनाप्यत्र मृगाक्षिराक्षसपते कृत्ता च कण्ठाटवी, बाल रामायण नाटके रावणं हत्वा विमानमार्गेण गच्छतो रामस्य सीतां प्रति उक्तिरियम्। बाल रामायण नाम का नाटक है। उस नाटक में रावण को मार करके, कौन सा विमान था वो? पुष्पक विमान। पुष्पक विमान से गच्छतो रामस्य, जाते हुए राम की सीता के प्रति उक्ति। राम फ्लाइट में बैठे हुए हैं, साथ में सीता, साथ में हनुमान, साथ में लक्ष्मण, है ना, ये सब, विभीषण भी साथ में था फ्लाइट में, है ना, ये सब फ्लाइट से जा रहे हैं, पुष्पक विमान से जा रहे हैं। और अब बता रहे हैं, जैसे आप लोग फ्लाइट से जाते हो तो बताते नहीं, देखो देखो ये हमारा CSU है ना, उससे आगे हो, देखो ये हम सांगानेर क्रॉस हो गए अभी। ऐसे आप फ्लाइट से जब जाओगे ना, देखो ये अजमेर आ गया, अजमेर वाला निशान दिख रहा है आपको। ऐसे आप और हम बताते। राम क्या बता रहे हैं अपनी सीता को, क्योंकि सीता को तो कुछ पता ही नहीं था कि क्या हुआ। बेचारी कहाँ बैठी हुई थी? अशोक वाटिका। कहाँ पे थी वो? अशोक वाटिका में। अब उसको ये नहीं पता कि
लक्ष्मण कहाँ मूर्छित हुए, उसको ये नहीं पता कि विभीषण कहाँ मारा गया, कहाँ युद्ध हुआ, कहाँ रावण मारा था, ये कुछ पता नहीं था। तो राम ऊपर विमान से बता रहे, देखो देखो ये वो स्थान है, ये वो स्थान है, ये वो स्थान है, वही यहाँ पर वर्णित है। देखो एक एक पंक्ति आपको बड़ा आनंद आएगा देख करके। देखिए, अत्रासित फणिपाश बंधन विधि, है ना, अत्र यहाँ पर देखो देखो, यहाँ पर सीता को बताते हुए कह रहे, अत्र यहाँ फणिपाश बंधन विधि ही, यहाँ पर मुझे और लक्ष्मण को, आवयो राम लक्ष्मण, मुझे और लक्ष्मण को फणिपाश, फणि माने नाग, नागपाश में बंधन विधि, ये वो स्थान है जहाँ पर मुझे और लक्ष्मण को नागपाश से बांध दिया गया था। किसने बांधा था? मेघनाथ, है ना। मेघनाथ ने मुझे और उनको लक्ष्मण को, ये वो स्थान है जहाँ पर हम दोनों को नागपाश से बांध दिया था, हम दोनों मूर्छित से हो गए थे। चलिए और आगे चलते हैं। और कौन सा स्थान बता रहे हैं? शक्त्या भवे भवद्देवरे, भवद्देवरे, हे सीते, भवद्देवरे, भवत्याह देवर, कौन है सीता का देवर? लक्ष्मण। भवद्देवरे अर्थात तुम्हारे देवर में, देवरे वक्षसी ताड़िते गाढ़म हनुमता द्रोणाद्रीर अत्र आहृता। ओह, और ये वो स्थान है जो तुम्हारे देवर लक्ष्मण के वक्षसी, मतलब उसके वक्ष पर शक्त्या गाढ़म ताड़िते, है ना, एक विशेष प्रकार की शक्ति से गाढ़म ताड़िते, है ना, मेघनाथ के द्वारा बहुत भयंकर प्रहार किया गया छाती पर, जिससे वो मूर्छित हो गया था लक्ष्मण। और फिर हनुमता द्रोणाद्रीर आहृता, फिर हनुमान जो जा करके वहाँ से, है ना, कहाँ गए थे वो? हिमाचल पर्वत, है ना, हिमालय पर्वत पर गए थे। वहाँ से क्या लेकर के आए थे? हाँ, संजीवनी बूटी लेकर के आए थे। वही बात बता रहे, हनुमता द्रोणाद्रीर अत्र आहृता, ये वो स्थान है जहाँ पर मेघनाथ ने लक्ष्मण को बेहोश कर दिया था और तत्काल हमने हनुमान को भेजा था। इस तरह से हनुमान की शूरता बताई, मेघनाथ की शूरता बताई कि इतना शूरवीर था जिसने लक्ष्मण को बेहोश कर दिया था। हनुमान इतने बुद्धिमान और शक्तिशाली थे, हिमालय पर्वत जाकर के संजीवनी बूटी लेकर के आए। लक्ष्मण की और है ना, नहीं, हनुमान की, इन सब की वीरता बताई। और आगे क्या? हाँ, लक्ष्मण की वीरता बता रहे हैं। लक्ष्मण, दिव्यैर इंद्रजिदत्र लक्ष्मण शरै, दिव्यै लक्ष्मण शरै, लक्ष्मण के शर, शर माने क्या होता है? बाण। लक्ष्मण के दिव्य बाणों से इंद्रजिद अत्रैव लोकांतरम प्रापितः। और देखो थोड़ा सा आगे जा करके, ये वो स्थान है जहाँ पर लक्ष्मण ने अपने दिव्य अस्त्रों से इंद्रजीत को मार दिया था, उसको लोकांतर प्राप्त कराया था, दिवंगत हुआ। ठीक है, तीन लोगों की वीरता बताई, मेघनाथ की, हनुमान की और लक्ष्मण की। अब बारी किसकी थी? राम की खुद की थी। पर यहाँ पर अगर राम अपनी, वैसे तो अपने नाम से नहीं बोला, देखो अपनी बात कैसे कहते हैं रामचंद्र जी। केनाप्यत्र मृगाक्षी राक्षसपते कृत्ताच कंठाटवी, कंठा नाम अटवी इति कंठाटवी। अरे एक मुख हो तो मुख कहा जाता है, जहाँ मुख का जंगल हो, है ना, 1 2 3 4 5 नहीं, कितने मुख थे? 10। तो कवि ने कैसा शब्द प्रयोग किया? कंठाटवी, अटवी माने जंगल, जहाँ बहुत सारे पेड़ हो। तो कंठाटवी अत्र कृत्ता, अरे ये वो स्थान है मृगाक्षी, मृगाक्षी सीता का संबोधन है ना, मृग के समान जिसकी सुंदर आंखें हैं, ऐसी है सीते, ये वो स्थान है यहाँ पर किसी ने राक्षसपति के 10 कंठों को काटा था और उसको मार दिया था किसी ने। अब यहाँ पर किसी ने शब्द जो बोला ना, वो थोड़ा व्यंग्य करता भी है और थोड़ा व्यंग्य भंग भी कर देता है। अच्छा होता सिर्फ राम इतना ही बोल देते, ये वो स्थान है यहाँ पर रावण मारा गया था, बस
इन्होंने केनापि शब्द बोल करके अपने व्यंग्य को कम कर दिया। ये व्यंग्य का पैरामीटर इतना ऊंचा था, अभी तक चल रहा था, अत्र केना, है ना, परंतु उन्होंने केनापि शब्द बोल करके अपने व्यंग्य को घिघरा दिया, शब्द से बोल दिया। हमेशा ध्यान रखना, व्यंग्य कभी भी शब्द से नहीं बोला जाता। व्यंग्य अगर आपने शब्द से बोल दिया तो उस व्यंग्य की महिमा घट जाती। बताओ, कोई हास्य रस वाला कवि आकर के ये बोलता है, चलिए मेरा चुटकुला खत्म हो गया, अब हंसिए, ऐसा बोलता? अरे भाई, आपका चुटकुला ही इतना अच्छा होना चाहिए कि अपने आप हंसी आ जाए। अगर आप हास्य को भी कह करके बोलोगे अब यहाँ हंसो, अब यहाँ रोने का टाइम है, मैंने बहुत करुणा वाली बात बोली, आंखों से आंसू गिराओ, अरे नहीं, ये सब बातें कहने की नहीं। मतलब व्यंग्य जो होता है वो अनुभव का विषय होता है, वाच्य का नहीं। पर अगर कोई बोलता है तो वो दोष हो जाता है। यहाँ केन शब्द राम का सूचक होने से ये राम ने बोल दिया, इसलिए थोड़ा व्यंग्य यहाँ पर कम हो गया। देखो क्या लिखा है, अत्र अनुनायक मतलब हनुमान, उपनायक अर्थात लक्ष्मण, प्रतिनायक अर्थात रावण। क्लियर हो गया? अनुनायक, उपनायक, प्रतिनायकेषु निर्दिष्टेषु तीनों पदों में सबसे पहले अनुनायक की बात बताई, वीरता की, फिर उपनायक लक्ष्मण की, और फिर प्रतिनायक, है ना, इंद्रजीत की भी समझ लो। इन सब के निर्दिष्टेषु निर्देश कर देने पर चतुर्थ पादे नायको राम एव, नायक खुद राम स्वयं ही अर्थशक्त्या प्रतीयते, अपने आप अर्थशक्ति, मतलब अर्थ में इतनी शक्ति है कि अपने आप वो इतना ही बोल देते कि यहाँ पर वो दुष्ट राक्षस मारा गया था, बस। तो अर्थ की शक्ति से अपने आप ऑडियंस समझ जाती कि यहाँ पर किसने मारा था रावण को? राम ने। क्योंकि सीता को भी मालूम था कि रावण को किसने मारा था? राम ने। परंतु यहाँ पर उन्होंने केनापि शब्द बोल करके गड़बड़ कर दिया। तो यहाँ पर लिखो सच, मतलब अर्थ शक्ति से नायक राम है, ये बात पता चल रही थी, लेकिन सच केनापि इति उत्पादनेन, केनापि इस शब्द को कह देने से वाच्यमानतया अगूढ़ कृतः, मतलब व्यंग्य जो होता है ना वो गूढ़ होता है तो अच्छा लगता है। उस व्यंग्य को भी अगर आप अपने शब्दों से बोल देते हो तो वो अगूढ़ हो जाता है। तो यहाँ व्यंग्य अगूढ़ कर दिया गया, इसलिए यदि व्यंग्यस्य चमत्कारित्वम अपनीतम, इससे व्यंग्य का जो चमत्कार है वो गिर गया। व्यंग्य गूढ़ होता है तो अच्छा लगता है, व्यंग्य को अगर आप अगूढ़ कर देते हो तो सस्पेंस जितना छुपा हुआ होता है अच्छा लगता है, सस्पेंस सब खोलते चलते हैं तो कभी भी इतना आनंद नहीं आता। तो यहाँ पर व्यंग्य जो था वो गूढ़ होता तो अच्छा लगता, बिल्कुल अगूढ़ कर दिया, इस कारण से जो चमत्कार था वो यहाँ पर गिर गया। इसलिए ये मुख्य व्यंग्य न होकर के गुणीभूत व्यंग्य हो गया, है ना, व्यंग्य गौण हो गया। राजा जब दरबार में सीट पर बैठा हुआ तो अच्छा लग रहा था, लेकिन अब वो आकर के यहाँ बारातियों की तरह नाच रहा है, थोड़ा मज़ा नहीं आया। तो ये इसी तरह व्यंग्य जब सामान्य था तो ठीक था, मतलब उच्चित था तो ठीक था, लेकिन व्यंग्य का स्तर गिर जाने से यहाँ पर गौण हो जाता है और गुणीभूत व्यंग्य हो जाता है। अस्तु, अद्य एतावदेव, पुनः श्वः वयं चित्रकाव्यं पठित्वा, है ना, तृतीय शिखां समापयामः। अद्य एतावदेव पठित्वा विरमामः।